गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज है 30 मार्च। इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पर देखेंगे। आइए फटाफट। और आज संडे का दिन है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया हुआ है। काफ़ी लोगों के आर्टिकल यहाँ पर छपे हुए हैं। सबसे पहला ये यहाँ पर पता है ना कि हमारे जो पड़ोसी देश है म्यांमार, थाईलैंड, वहाँ पे भूकंप आया हुआ है। ठीक है। तो भारत क्या करता है अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए, ठीक है, कई समझौते, कई प्रयास करता है। उसमें से एक आपदा राहत प्रयास। ठीक है। तो यहाँ पे म्यांमार में जो भी घटना हुआ है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिला ना, भारत सरकार ने तुरंत जो है ना एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है आपका। यूपीपीसीएस बीपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लेगा। अभी यूपीएससी होने वाला एग्जाम है ना, तो वहां पर भी पूछने की संभावना है इसका। ठीक है। ब्रह्मा ऑपरेशन किससे जुड़ा हुआ है? तो ये मानवीय सहायता, तलाश और बचाव और सामग्री पहुंचाने का काम भारत करेगी। कहाँ? म्यांमार में। भारत और म्यांमार का मैप देख लीजिएगा। देखिए म्यांमार जो है ना, वो भारत के राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, है ना। तो इन राज्यों को भी देख के रखिएगा, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो भूकंप आया है उससे जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यूपीएससी में। बीपीएससी में आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो भूकंप को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोकस पॉइंट क्या होता है, एपी सेंटर क्या होता है। ठीक है। तो फोकस पॉइंट वो होता है जहां पे भूकंप, जो धरती का जहां से भूकंप का जनरेट होता है ना, जहां से ऊर्जा निकलती है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस। जैसे मान लीजिए अर्थ है और यहाँ पर भूकंप का जो है क्या हुआ, जनरेट हुआ, तो इस पॉइंट को फोकस बोलेंगे। लेकिन यहाँ से एनर्जी रिलीज होकर जो धरती पर पहुंचा सरफेस पे, इस पॉइंट को बोलेंगे एपी सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? एपी सेंटर। और ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? रिवीजन का अभाव में। ध्यान रखिएगा। तो और यहाँ पे क्या है, भूकंप यहीं से प्रारंभ होता है, तुरंत चारों ओर दिशा में फैलता है। तो यहाँ से निकलता है भूकंप और यहाँ से एस वेव, पी वेव, सरफेस वेव देखने को मिलता है। और ठीक ऊपर इसका एपिसेंटर, तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मूव पर यहाँ पे अमेरिका के ये हैं राष्ट्रपति, और इन्होंने कहा कि भारत पे भी हम शुल्क लगाएंगे। ठीक है, रेसिप्रोकल शुल्क बोलते हैं या टैरिफ बोलते हैं, कि भारत जितना हम पे लगाएगा हम उसी पे उतना लगाएंगे। क्योंकि ये वाहनों पे, जो अमेरिका जो वाहन होता है, जैसे कि हार्ले डेविडसन का आप एग्जांपल ले लें, उस पे भारत सरकार जो है ना 100% जो यहाँ पे टैरिफ लगाता है। इसी कारण जो इसका गाड़ी जो है भारत में नहीं बिक पाता, ऐसा आरोप लगाया था इन्होंने। ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जहाँ से पूछता है, तो भारत और अमेरिका के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है ना, उसमें अभी जो है थोड़ा सा तनाव देखने को मिलेगा टैरिफ को लेकर। लेकिन भारत जो है ना पूरा भरसक प्रयास कर रहा है कि हमारे संबंधों को आगे बढ़ाएं। क्योंकि भारत का अमेरिका के साथ जो ट्रेड है ना, वो ट्रेड सरप्लस है। मतलब हम लोग इंपोर्ट कम करते हैं अमेरिका से, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो हमारे लिए रेवेन्यू का काम करेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काम करेगा। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, एल्युमिनियम बेचते हैं यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल, आईटी प्रोडक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसी के संदर्भ में एक छोटा सा नोट्स आपके लिए बना दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा कि भारत अमेरिका के संबंधों में चुनौती क्या है। एक तो टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है यहाँ पे, कि अमेरिका बोल रहा है कि भारत पर भी हम उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे व्यापार विवाद देखने को मिल रहा है कि अमेरिका वीजा नीतियों और टैरिफ पर मतभेद। जैसे वीजा नीति को भी यहाँ पर कड़ा करने का बात किया गया था, H1B वीजा, है ना, पाला हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत की रूस से हथियार खरीदने और अमेरिका को चिंतित करता है, क्योंकि भारत जो है ना रशिया से कच्चे तेल को खरीदा, वहां से हथियार खरीदा। तो एक तरह से ये लोग का आरोप है अमेरिका वाला लोगों का कि भारत सपोर्ट करता है रशिया को युद्ध में। फिर है H1B वीजा नीति, भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका वीजा नीति को सख्त कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर ना आ पाए। मानवाधिकार के मुद्दे, अमेरिका और भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार को चिंता जताया है। तो ये तमाम मुद्दे जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में, भारत रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में जो प्रयास कर रहा है, उसके बारे में आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे एक मंत्री, उन्होंने कहा कि सौर पीवी जो मॉड्यूल है ना, उसकी विनिर्माण क्षमता में भारत ने वृद्धि किया है। ठीक है। और भारत जो है ना स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है, जैसे ग्रीन ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया। इसका मतलब क्या हो गया, जो हम अमोनिया को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, गैस को, या हाइड्रोजन गैस को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसका जो प्रोसेस है ना, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण के अनुकूल अपनाने का। जैसे मान लीजिए हम ग्रीन हाउस, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन का उत्पादन करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं उसके उत्पादन में, तो ये हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम हाइड्रोजन को जनरेट करने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ग्रीन हाइड्रोजन होगा। क्लियर? तो ये फर्क को समझ में रखिएगा।
और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में भारत 3rd नंबर पे आता है, याद रखेंगे, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यहाँ से पूछे जाएंगे। अब आते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा, इसको रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं ना, तो भारत पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें ना, तो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत क्या होगा, आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि भारत जो है ना तेल और गैस का बहुत ज्यादा आयात करता है, 87% अपनी जरूरतों का करता है। तो इस पे क्या होगा, आत्मनिर्भरता आएगा भारत के पास, रोजगार जनरेट होंगे। अगर रिन्यूएबल एनर्जी में जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं उसके लिए हमको मैन पावर चाहिए ना, तो रोजगार जनरेट होगा। फिर है कि विद्युत जो हम महंगे 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 खरीद रहे हैं बाहर के देशों से, वो हमको सस्ता में मिल जाएगा। इन्वायरमेंट इंपैक्ट की अगर बात करें, पर्यावरण प्रभाव की अगर बात करें ना, तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगा। कोयला और पेट्रोलियम पे आधारित ऊर्जा से जो प्रदूषण होता है वो कम आएगा। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने में हमको मदद मिलेगा, सही बात है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण में हमको महत्वपूर्ण योगदान देगा। सोशल इंपैक्ट की अगर बात करें, तो ग्रामीण विद्युतीकरण या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पर बढ़ावा देगा, किसानों को लाभ यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, इसरो का भी हाल में फिर से एक नया अचीवमेंट आया, LVM-3, जिसको सेमी क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं, उसमें सफलता प्राप्त किया किसने, इसरो ने। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि हाल ही में इसरो ने जो है अपने स्थापना से लेकर वर्तमान तक कई अचीवमेंट को प्राप्त किया है, इसके बारे में टिप्पणी करें। तो इसरो ने क्या किया अभी हाल में जो अपना अचीवमेंट किया, आप यहाँ पे बात कीजिएगा चंद्रयान 3 के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है, जो कि दक्षिणी ध्रुव पे, चांद का दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग किया भारत ने, और ऐसा करने वाला भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो गया। आदित्य L1 को लॉन्च किया भारत ने जो है ना, सूर्य का जो बाहरी वातावरण है, जो कोरोना बोलते हैं, उसके अध्ययन के लिए इसको लॉन्च किया। गगनयान मिशन, भारत अपने नागरिक को स्पेस में भेज रहा है, उसके लिए गगनयान मिशन लॉन्च किया है। PSLV C57 छोटे उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता बढ़ा है। निसार सैटेलाइट जो नासा और इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है पृथ्वी के अध्ययन के लिए। इन स्पेस निजी भागीदारी, ठीक है, निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भी जो है ना कई कंपनियों का योगदान है। ग्रीन प्रोपल्सन और जो कि पर्यावरण अनुकूल रॉकेट ईंधन विकास, ये तमाम टेक्नोलॉजी का बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में सेमी क्रायोजेनिक इंजन है ना, उस पर भी सफलता प्राप्त किया। डॉकिंग प्रक्रिया में भी भारत ने अचीवमेंट किया है, इसरो ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन में आपका जो है ना लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन तेल का यूज होता है, इसको आप याद रखेंगे, यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे, कभी कभी आप देखोगे या यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जो भारतीय जिन्होंने औपनिवेशिक जो शक्ति था ब्रिटेन को खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया था, उनके खिलाफ लड़ा था, उनके बारे में, फ्रीडम फाइटर के बारे में पूछ लेता है, ठीक है, जो कि कभी कभी आपको देखने को मिलता है। उसी कड़ी में आप देखोगे रानी चिन्नम्मा, बोला कि रानी चिन्नम्मा किस राज्य से जुड़ा हुआ, बीपीएससी में इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि एक फ्रीडम फाइटर थे, वो किस राज्य से जुड़े हुए थे, तो बता दे कर्नाटक से, ठीक है। और इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ जो है ना सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। अभी डिमांड कर रहे हैं कि ये जो समाधि है इनका, रानी चिन्नम्मा का, उनको राष्ट्रीय नेशनल स्तर का स्मारक का दर्जा मिले, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे जो जनता है, जो हमारे नागरिक है, उनको प्रेरणा मिलेगा, ठीक है, अपने राष्ट्र हित के लिए सोचने के लिए, चिंतन करने का, उनके आदर्शों का पालन करने का, ये तमाम चीज के बारे में आपको लिखना है। हमारे होम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर के मामले में कि हमने जो वादा किया है कि राज्य का दर्जा देंगे तो हम देंगे, लेकिन अगर आप हमसे पूछ रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर कि कब देंगे, तो ये हम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन हाँ आश्वस्त रहें, आपको राज्य का दर्जा मिलेगा, ठीक है। दूसरा बात कि 370 जब जम्मू कश्मीर से हटा तो वहां पर क्या इंपैक्ट देखने को मिला, आपसे पूछेगा टिप्पणी करने के लिए, कमेंट करने के लिए, तो आप वहां बताइएगा कि जब से 370 वहां से हटा है तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, पर्यटनों की संख्या बढ़ गया है, रोजगार जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये सब चीज के बारे में आपको क्या करना है, चर्चा करना है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए आर्टिकल 3 याद रखिएगा, बहुत न्यूज में चल रहा है। आर्टिकल 3 मतलब संसद को पावर है कि किसी भी क्षेत्र को, भारतीय क्षेत्र को या केंद्र शासित प्रदेश को, राज्य को कि सीमा में बदलाव करना, नाम में बदलाव करना, एरिया में बदलाव करने का पावर दिया गया है। अभी यूटी है ना जम्मू कश्मीर, उसको राज्य में बदलाव करना है ना, तो हमारा संविधान का अनुच्छेद 3 में चेंजेस करना होगा, या इसी से इसको पावर मिलता है संसद को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर देखने वाली बात क्या है, अनुच्छेद 2, भारत के बाहर, ठीक है,
भारत के बाहर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, भारत के बाहर क्षेत्र को भारत में शामिल कर नया राज्य बनाया गया है। अनुच्छेद 239A 239A जो है ना, ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं ना, किससे जुड़ा हुआ है? तो दिल्ली और पौंडीचेरी से जुड़ा हुआ है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, बहुत हेल्प करेगा आपको। यहाँ पर देखिए जलवायु चिंता के बारे में आर्टिकल दिया हुआ है। जब मैंने पूरा पढ़ा ना, तो भारत ने जो है पेरिस क्लाइमेट को अपनाया हुआ है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा को अपनाया हुआ है, भारत के जो पॉपुलेशन 140 करोड़, ठीक है, उनके अधिकारों को भी संरक्षण दे रहा है। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है। यहाँ पर आइए, भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या प्रयास किया है, छोटा सा नोट्स आपके लिए बना दिए हैं। तो राष्ट्रीय कार्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो है ना मिशन है, और राष्ट्रीय कार्य मिशन के तहत 8 मिशन को लॉन्च किया गया है। फिर है दूसरा राष्ट्रीय सौर मिशन, 2030 तक हम लोग 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। राष्ट्रीय जल मिशन के बारे में बात कीजिएगा, जल संरक्षण और जलवायु अनुकूलन के लिए काम करेगा। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन वन क्षेत्र और जैव विविधता के लिए है, ठीक है। पेरिस क्लाइमेट 2070 तक नेट जीरो का यहाँ पे उत्सर्जन का लक्ष्य यहाँ पे प्राप्त करेंगे। राज्य स्तरीय जलवायु कार्य योजना पे यहाँ पे हम लोग काम करेंगे। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल फेम योजना को यहाँ पे अपनाए हुए हैं, एसडीजी को अपनाए हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय सौर मिशन, जल मिशन, फिर यहाँ पे हरित मिशन को, पेरिस क्लाइमेट को, राष्ट्रीय कार्य योजना को, तो ये तमाम प्रयास भारत सरकार की तरफ से किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। अब आते चिंताएं, परिसीमन को लेकर बहुत चर्चा में चल रहा है। परिसीमन को जो आयोग है ना, वो 82 हमारे संविधान के तहत इसको बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसके जो सिफारिशें है ना, बाध्यकारी होता है, किसी भी कोर्ट में चैलेंजेस नहीं होता है। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चिंता क्या है? दक्षिण के राज्य है जहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है, उनको डर है कि हमारा जो प्रतिनिधि है सांसद में वो घट जाएगा। तो इसी को डर को कम करने के लिए कई राज्यों मिलकर यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं कि जो परिसीमन आयोग 2026 में बनेगा उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। दूसरा क्या है, 15वां वित्त आयोग जो एनके सिंह के नेतृत्व में बना था 2011 में, और वहां पे जो राजस्व का जो आवंटन किया गया, तो इसमें दक्षिण के राज्य को कम आवंटन मिला क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया था, ठीक है। तो इससे भी चिंता बना हुआ है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी चिंता का यहाँ पर मामला बना हुआ है कि उनके जो है ना प्रतिनिधि जो सीट है, जो सीट की संख्या है, उसमें कमी आ सकता है। परिसीमन क्या है? तो परिसीमन क्या होता है? निर्वाचन क्षेत्रों को, सीमाओं को फिर से निर्धारण करने का पावर है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 82 के तहत जो यहाँ परिसीमन आयोग का यहाँ पर गठन किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। और अभी तक जो है ना कुल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया, यूपीएससी में ये फैक्ट पूछ लिया है। ये एडिटोरियल पेज का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे संरक्षणवाद के बारे में पढ़ने का मिलेगा, शुल्क के बारे में बात मिलेगा, गैर शुल्क क्या तो उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। भारत सरकार अभी कहाँ पे है, क्या स्थितियां भारत सरकार का, एलपीजी जो 1991 में अपनाया गया था तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या कंडीशन था, ये तमाम चीज देखने को मिलेगा, ठीक है। और किन क्षेत्रों में संरक्षणवाद लागू होता है, तो कृषि को लेकर, हथकरघा को लेकर, हस्तशिल्प को लेकर, इन तमाम क्षेत्रों में जो है ना अगर आप संरक्षणवाद को अपनाते हैं तो सही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, बस इतना ही फैक्ट जो मैंने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अपना फीडबैक दीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक ही है जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।